हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज हमने चला रखी है, उसमें आज हमारा जीएस का ये दूसरा मॉक टेस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जो आगामी परीक्षाएं हैं, उनको टारगेट करके बनाई जा रही हैं या चलाई जा रही हैं। हालांकि जीएस के जितने भी हमारी टेस्ट होंगे, वो सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस हमेशा जीएस ही होता है, चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछा जाए। लेकिन हमने फिलहाल जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की, उनको टारगेट करते हुए अपने इन टेस्ट सीरीज को हमने चला रखा है। तो हमारा जो आज का जीएस मॉक टेस्ट 2 है, उसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से भारत ने पहली बार उपग्रह को कक्षा में किस वर्ष स्थापित किया? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 1980, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ये स्वदेशी प्रक्षेपण यान था जिसका नाम था SLV-3। इसके माध्यम से भारत ने एक उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित किया था और इस उपग्रह का नाम था रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1 इस उपग्रह का नाम था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये रोहिणी RS-1 अपनी कक्षा में जब स्थापित किया गया, उस दिन तारीख थी 18 जुलाई 1980। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से भारत ने पहली बार उपग्रह को कक्षा में किस वर्ष स्थापित किया? 1980 में। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन नहीं जानता इनको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और जो सरदार पटेल थे, ये सलाहकार के रूप में कार्यरत रहते थे। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो बताइए किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए और ये 42वां संशोधन संविधान में 1976 में हुआ। इस 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया और उस आर्टिकल का नाम था अनुच्छेद 51A। इस अनुच्छेद 51A के माध्यम से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, वर्तमान में संविधान में, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम कहां से है? अर्थात जो गंगा की मुख्य धारा है जिसका नाम है भागीरथी, तो उसका उद्गम कहां से होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है उसका उद्गम होता है। और हम जानते हैं जो यमुनोत्री है, इससे यमुना का उद्गम होता है। और अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, उसका उद्गम होता है। और ये त्र्यंबकेश्वर है, इस त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है और अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। हालांकि जो सोन नदी है उसका उद्गम भी अमरकंटक से ही माना जाता है। और जो त्रयंबकेश्वर है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो यमुना से होता है, यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न ये था कि गंगा की मुख्य धारा जो भागीरथी है उसका उद्गम कहां से होता है? तो उसका उद्गम होता है गोमुख अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे यह पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, हमसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सुकरमार सेन, हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जैसे कि आप जानते हैं, जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो जो हमारे पहले सीईसी थे, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे सुकरमार सेन। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो सेशन थे, ये TN सेशन, ये 1990 में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। और जो चुनावों के समय हम एक बहुत मुख्य बात सुनते हैं, वो सुनते हैं आचार संहिता।
जब चुनाव होता है तो आचार संहिता होती है, जब वोटिंग होती है उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो ये जो आचार संहिता नाम का शब्द है या ये जो नियम कानून है, ये जो टी.एन. शेषन नाम के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये इनकी देन थी, जो कि 1990 में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये टी.एन. शेषन बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। इन्होंने उस समय बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या पावर होती है। इन्होंने सीएम, पीएम सबको एक धोरे से लाइन में लगा दिया था। और आचार संहिता नाम के जो एक आजकल हम जो नियम देखते हैं, वो टी.एन. शेषन की देन है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है आचार संहिता किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने लागू की थी? तो टी.एन. शेषन 1990 में। फिलहाल हमसे प्रश्न पूछा गया था भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन थे। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, इसको कौन नहीं जानता? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये हुई सन 2015 में। 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सन 2005 में लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2002 में इसका मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन जो लागू हुआ वो 2005 में हुआ। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया है जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बताइए ये भारत में कब लागू हुआ? ये भारत में सन 2017 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और जो 1947 है इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इस वर्ष को। और ये जो 1955 आपको नजर आ रहा है, इस 1955 में जो आपने एक बैंक का नाम सुना होगा एसबीआई, अर्थात ये जो एसबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, जिसको उससे पहले कहते थे इंपीरियल बैंक। तो हमसे फिलहाल इस प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा शब्द पर गौर करना। देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। क्यों हो जाएगा? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग लगभग 260 मीटर मानी गई है, और ये ऊंचाई भारत के सभी बांधों में सबसे ऊंची है। बात करें जो भाखड़ा बांध है, इसकी ऊंचाई इससे कम है, और जो हीराकुंड है इसकी लंबाई लंबाई में सबसे बड़ा बांध की अगर हम बात करें तो वो हीराकुंड बांध है। ये सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हीराकुंड बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और जो सरदार सरोवर बांध है, इसकी ऊंचाई भी उतनी ज्यादा नहीं है, पर सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो टिहरी बांध की है, तो 260 मीटर। अगर सबसे लंबा पूछा जाएगा तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने बहुत सोच विचार के ये प्रश्न बनाया है, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेल खाता है। प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहते हैं? सबसे पहले तो इस सार्वभौमिक दाता का मतलब समझ लेते हैं, अर्थात यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, सभी को दे सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो। देखो, हमारे पास मुख्यतः 4 ग्रुप के ब्लड होते हैं, जैसे कि ग्रुप ए और बी और ए बी और ओ। और फिर इनके निगेटिव होते हैं। देखो, जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो ए पॉजिटिव एक ग्रुप, ए निगेटिव दूसरा ग्रुप, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, फिर ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, उसी तरह से ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक आरएच फैक्टर होता है हमारे ब्लड में। जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसके ब्लड ग्रुप को हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है उसको कह देते हैं नेगेटिव है। तो ये जो ओ नेगेटिव है, ये जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, अर्थात ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है।
और बेचारा देखो इसकी मजबूरी, दे सबको सकता है, लेकिन अगर इसके लेने की बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ले सकता है, ओ पॉजिटिव का भी नहीं ले सकता, क्योंकि ओ पॉजिटिव में आरएच फैक्टर है। पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप कभी भी नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ाया जा सकता, आप इसको याद रखना। अगर ये जो ए हमारे पास ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, अगर आपको ये लगता है कि ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव को चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए नेगेटिव के पास आरएच फैक्टर नहीं है, ए पॉजिटिव के पास आरएच फैक्टर है। तो ये आरएच फैक्टर जिस ग्रुप में है उसको तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन आरएच फैक्टर जिस ग्रुप में नहीं है उसको नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो जो ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात सभी को अपना ग्रुप दे सकता है, लेकिन अगर इसके देने की बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ले सकता है। और फ्रेंड्स बात करें इसका उल्टा, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबका ले सकता है, सबका ब्लड, तो वो है ए बी पॉजिटिव। इसको मोस्ट सेल्फिश ग्रुप कहते हैं साइंस की भाषा में। मोस्ट सेल्फिश ग्रुप कौन सा है ब्लड ग्रुप, तो वो है ओ बी ए बी पॉजिटिव। तो चलिए मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी इस प्रश्न के माध्यम से। हमसे पूछा गया था कि सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहते हैं, तो सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। और सर्वग्राही कौन है जो सभी का ले सकता है ग्रुप, वो है ए बी पॉजिटिव। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है, तो बताइए शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, वो होता है अग्नाशय से। बात करें यकृत की, तो यकृत से पित्त का स्राव होता है, पित्त। और जो प्लीहा है, प्लीहा, इस प्लीहा से प्रतिरक्षा रक्त भंडार, इस प्लीहा में जो हमारा रक्त भंडार होता है वो प्लीहा में होता है, हमारा जो ब्लड इकट्ठा रहता है वो प्लीहा में रहता है। और जो थायराइड है, ये थायरोक्सिन एक ग्रंथि हमारी है, थायरोक्सिन, इसका संबंध थायराइड का थायरोक्सिन से है। प्लीहा में हमारा रक्त भंडार रहता है, और जो यकृत है अर्थात लीवर है, उससे हमारा पित्त स्टोर भी रहता है और स्राव भी होता है। और हमसे पूछा है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय से होता है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा गया है निर्वात में ध्वनि का क्या होता है, तो बताइए ध्वनि अगर निर्वात में होगी तो क्या होगा, चल ही नहीं पाएगी। निर्वात का मतलब है एकदम सब कुछ खाली, तो निर्वात में नहीं चल पाएगी ध्वनि, क्योंकि भाई ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। और जब हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं होगा, एकदम सब नील बटे सन्नाटा होगा, तो फिर कैसे ध्वनि चल पाएगी। तो हमसे ये पूछा गया है निर्वात में ध्वनि का क्या होता है, तो निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। इसका हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं चलती, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स बताइए पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का शुद्ध मान होता है 7। अर्थात ये जो 7 जल का पीएच मान है ये एकदम तटस्थ है। इस तटस्थ का क्या मतलब हुआ, इस तटस्थ का मतलब हुआ कि ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। तटस्थ का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम जानते हैं जो पीएच मान 7 होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है। और अगर 7 से कम हुआ ये तो तटस्थ हुआ, 7 से कम हुआ इधर तो अम्लीय होगा, जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा। और अगर इधर 7 से ज्यादा हुआ तो वो क्षारीय होगा। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वो तटस्थ होता है, तटस्थ। चलिए जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया है औद्योगिक आग बुझाने में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, बताइए जो अग्निशमन होते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है जब आग लग जाती है कहीं पर, तो जब आग को बुझाया जाता है तो औद्योगिक बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस का यूज किया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों किया जाता है इसका अगर हम कारण की बात करें, कारण की बात करें तो कारण यह है कि जो CO2 है वो भारी गैस है। जैसे ये जमीन है, जब आप इसमें CO2 डालोगे तो ये CO2 में, जब आप इसमें CO2 डालोगे तो ये वजन में भारी होती है, तो ये यहीं पर जम जाती है एक जगह। और जब CO2 आग के ऊपर आएगी तो फिर आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए CO2
जो अग्निशमन होते हैं अर्थात आग बुझाने में सबसे बड़ी गैस है और सबसे ज्यादा आग बुझाने में CO2 का यूज होता है। और ये जो O2 है इसका काम तो आग जलाने में होता है। और ये जो H2 है ये तो बहुत मतलब जलाती है आग को अच्छे से, हाइड्रोजन है ये। आजकल देखो जो हाइड्रोफ्यूल हमारे मोटर वाहनों में यूज होने लगे हैं या होने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया था प्रश्न में औद्योगिक आग बुझाने में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो औद्योगिक आग बुझाने में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। इसका कारण ये है कि इसका वजन होता है भारी अन्य गैसों की तुलना में, ये नीचे बैठ जाती है जिसके कारण जो आग है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और आग बुझ जाती है। यही कारण है कि रात में जब सर्दियों के टाइम पे कुछ लोग अपने घरों में अंगीठी जला के सोते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो वो भारी गैस होने के कारण रूम से बाहर नहीं जा पाती है और जो इंसान सोता है उसका दम घुट जाता है। तो खैर हमसे पूछा था औद्योगिक आग बुझाने में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वो होती है CO2। कोई आपसे कारण पूछे कारण बताइए तो कारण ये है कि CO2 एक भारी गैस है, ये नीचे बैठ जाती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वहां पर ना के समान रह जाती है अर्थात जीरो हो जाती है। तो आग स्वतः बुझ जाएगी क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई। तो बताइए केरल का नृत्य कौन सा है। तो केरल का नृत्य है कथकली। जो कथकली है इसकी जो उत्पत्ति हुई वो केरल में हुई। बात करें कथक की, ये कथक उत्तर भारत में माना जाता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्तर भारत में हुई है, उत्तर भारत। और फ्रेंड्स आपकी मैं जानकारी के बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उत्तर भारत के साथ साथ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये जो कथक नृत्य है ये बहुत मुख्य है क्योंकि इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत और यूपी तक मानी जाती है, क्योंकि यूपी भी उत्तर भारत में आता है, वह उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो कथकली का तो जो उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं वो केरल से मिलते हैं, लेकिन जो कथक है वो उत्तर भारत अर्थात यूपी से मिलते हैं। और जो कुचिपुड़ी है, ये जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया आंध्र प्रदेश। और जो सत्रिय है, इस सत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है असम से। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा गया था कि केरल से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई, तो केरल से कथकली की उत्पत्ति हुई। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, 18 की सॉरी। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। बताइए कौन है वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका और दूसरा नाम है, और वो दूसरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं इनको चट्टोपाध्याय बोलते हैं, कहीं कहीं इनको बोलते हैं चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने वंदे मातरम जो है उसकी रचना की थी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इनका एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ ये एक उपन्यास था जो कि बंकिम चंद्र जी का है, और इस उपन्यास में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि आनंद मठ किसकी रचना है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। फ्रेंड्स बात करते हैं जो अन्य विकल्प है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में रविंद्रनाथ टैगोर दिया है, हम अच्छे से जानते हैं इन्होंने जन गण मन अधिनायक लिखा था। और जो इकबाल है, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बहुत ही फेमस देशभक्ति गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कौन नहीं जानता इनको। और जो सुब्रमण्यम भारती है ये हमारे तमिल के कवि हैं। देखो समय कितनी जल्दी करवट बदलता है, एक समय था मोहम्मद इकबाल ने देशभक्ति गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई थी तो सबसे पहले जो आवाज उठाई थी या सबसे पहले जो मांग की थी पाकिस्तान की, वो इकबाल ने ही की थी। तो अब सोचिए कुछ समय पहले इकबाल साहब गाने लिखते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और एक समय ऐसा है कि पाकिस्तान की मांग जो सबसे पहले की वो मोहम्मद इकबाल ने ही की। ऐसे बदलता है समय, समय का खेल निराला रे भैया। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में हमसे पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ।
तो बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1964 में, सॉरी 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1757 में क्या हुआ था बताइए? 1757 में हम जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी हुआ। और जो 1761 है ये क्यों फेमस है? ये है फेमस, ये वाली डेट क्यों फेमस है बताइए? 1761, 1761 जो फेमस है वो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके लिए फेमस है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को। और बताइए जो अगली डेट है ऑप्शन नंबर डी, वो किस लिए फेमस है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये फेमस है जो भारत का महान विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, भारत की पहली क्रांति या पहला महान विद्रोह। तो फ्रेंड्स हमसे प्रश्न पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा गया है सहायक गठबंधन या इसको सहायक संधि भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये किसने की थी? सहायक गठबंधन या सहायक संधि किसने आरंभ की थी? ऐसा कौन सा इनमें से व्यक्ति है जिसने सहायक संधि शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। देखो बात करें कार्नवालिस की, इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, मध्यकालीन इतिहास, सॉरी आधुनिक इतिहास की हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं। जो कार्नवालिस था, कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था। अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा हो तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? ये जमीन को लेकर कुछ नियम कानून था। और जो डलहौजी है, डलहौजी ने हड़प नीति लगाई थी। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इन्होंने प्रारंभिक जो प्रशासनिक सुधार किया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया सहायक गठबंधन या सहायक संधि प्रणाली किसने आरंभ की? तो लॉर्ड वेलेजली ने की। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, एक सेकंड गाइस, प्रश्न नंबर 21 में हमसे पूछा है व्यपगत सिद्धांत अर्थात इसको बोलते हैं हड़प नीति। व्यपगत सिद्धांत नीति किसने लागू की? तो ये बताइए किसने लागू की? मैंने अभी नाम लिया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने की। जैसे कि आप जानते हैं जो झांसी की रियासत थी, सतारा की रियासत थी, अयोध्या की जो रियासत थी, वो सब डलहौजी ने हड़प ली थी। अयोध्या की जो रियासत थी उसको बोल दिया था कि जो प्रशासन है, कुशासन के आरोप लगा दिए थे कि आपका शासन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके शासन में कुशासन आ गया है। तो जो अयोध्या की रियासत थी उसको हड़प लिया था डलहौजी ने। और जो झांसी की रियासत थी वो इसलिए हड़प ली थी क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। सतारा को भी ऐसे ही हड़प लिया था। डलहौजी ने नियम बना दिया था कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी तो उनकी जो रियासत है वो हमारी हो जाएगी। तो ऐसा कानून बनाया था जिस कानून का नाम रखा गया व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति, यह डलहौजी ने लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनके थोड़े से और विकल्प समझने हैं तो जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसने क्या काम किया था? इसने तो हमने अभी बात करी है, वेलेजली ने, जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 20 था। और लॉर्ड कनिंग ने क्या किया था बताइए? लॉर्ड कनिंग ने, कनिंग ने जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय लॉर्ड कनिंग थे। और लॉर्ड रिपन, रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी रिपन ने। और जो कनिंग था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय लॉर्ड कनिंग था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? कौन नहीं जानता इसको? कहाँ हुई, कब नहीं, कहाँ हुई? तो हमसे पूछा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में। अगर आपसे इसी में एक प्रश्न और पूछ लिया जाए किसके समय में हुई, तो बताइए पहली बौद्ध संगीति किस राजा ने करवाई थी, किस राजा के काल में हुई थी? वो हुई थी अजात शत्रु के काल में। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आप अच्छे से जानते हैं। ये जो वैशाली है, ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पर वैशाली में। इसके काल में हुई थी कालाशोक, मगध साम्राज्य का एक प्रशासक कालाशोक।
और पाटलिपुत्र में तीसरी बहुसंगीति हुई थी, इसके काल में हुई अशोक महान। और जो कश्मीर है यहाँ पर चौथी बहुसंगीति हुई थी, और किसके काल में हुई थी? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक महानतम राजा था, कनिष्क, उसके काल में कश्मीर में चौथी बहुसंगीति हुई। तो आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे पूछा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो इंग्लिश में फुल फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट में इंग्लिश में कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, हमसे ये पूछा गया है। तो बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में कहा था कि ये हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इसके बारे में आप थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़ेंगे तो इसका काम ये होता है, ये सभी का ऑडिट करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, सभी को ऑडिट करता है। तो उस दृष्टि से बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसकी नियुक्ति करता है हमारे देश का राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में हमसे पूछा है, अच्छा इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है भारतीय संविधान में, या जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 इसके तहत हमारे देश के राष्ट्रपति इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 में हमसे पूछा गया है भारतीय ध्वज की मध्य पट्टी का रंग क्या है? तो बताइए भारतीय जो ध्वज है, अर्थात हमारा जो तिरंगा है, उसकी मध्य पट्टी कौन सी है? इसको नहीं पता ये बात, जरा ये बताइए। अगर हम एक भारतीय तिरंगा बनाए, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे तिरंगे में 3 पट्टी होती है, इस टाइप से। तो हमसे पूछा है जो मध्य पट्टी है, इस मध्य पट्टी का रंग क्या है? तो बताइए मध्य पट्टी का रंग है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सफेद। और जो नीचे का कलर है, देखो मध्य पट्टी का रंग तो सफेद है, जो सबसे नीचे की पट्टी होती है उसका रंग हरा है, और जो सबसे ऊपर की पट्टी है उसका रंग कितना है? उसका रंग कैसा है? केसरिया, केसरिया। और हम अच्छे से जानते हैं कि एक बीच में होता है अशोक चक्र। इस अशोक चक्र में कितनी तिल्ली होती है? इस अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियां होती हैं। और इस अशोक चक्र का कलर कैसा होता है? ये जो हमारे 24 तिल्ली होती है इसमें बीच में, इसका कलर होता है नीला। तो भारतीय ध्वज को लेकर आपसे कुछ भी प्रश्न बन सकता है। मैंने बस आपको यह हिंट दिया है कि आपको यहां से भी तैयार रहना होगा। भारतीय ध्वज की मध्य पट्टी का रंग हरा है या सफेद है या केसरिया है, आप बताइए। तो मध्य पट्टी का रंग है सफेद, और जो सबसे ऊपर की पट्टी उसका केसरिया, सबसे नीचे की का हरा, और जो बीच में जो अशोक चक्र है इसका रंग नीला होता है। और इसमें टोटल कितनी पट्टियां होती हैं, तिल्लियां होती हैं? तो इसमें टोटल 24 तिल्लियां होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्नों में मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में, और आपको कुछ अतिरिक्त ज्ञान मिल रहा होगा। आपका जो जीएस है वो स्ट्रांग हो रहा होगा धीरे धीरे। बस आप इन प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं उन सभी प्रश्नों को रख रहा हूं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, और जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है कि परीक्षा में पूछे जाएं। मैंने वही सारे प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा है कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, ये बताइए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये पूछा हमसे। तो बताइए किस राज्य में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक बात, जो यूनेस्को है, यूनेस्को को कौन नहीं जानता, जो विश्व धरोहर को एक लिस्ट में रखती है। तो यूनेस्को की लिस्ट में ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये शामिल है विश्व धरोहर के रूप में। तो आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो सीधा सीधा यही प्रश्न बन सकता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
दूसरा प्रश्न बन सकता है कि क्या यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हमसे पूछा है जो गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत वो कहां पर है? तो बताइए गिरनार पर्वत कहां पर है? गिरनार पर्वत गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में हमसे पूछा है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो बताइए गोदावरी नदी का उद्गम, मैंने आपको शायद जो हमारा तीसरा चौथा सातवां प्रश्न था उसमें मैंने बताया था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि गंगा की मुख्य धारा कहां से निकलती है। उसमें एक ऑप्शन था त्र्यंबकेश्वर। तो जो गोदावरी नदी है उसकी जो धारा है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो नासिक में है। ऑप्शन नंबर सी। आपको याद आया कि नहीं आया? देखो जो महाबलेश्वर है यहां से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर। और जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से जो नर्मदा नदी है, मैंने ये भी आपको बताया था, नर्मदा और सोन, इन दोनों नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। और जो ताला कावेरी है, इस ताला कावेरी से, इसके नाम में ही कावेरी नदी है, तो इस ताला कावेरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया जन गण मन को आधिकारिक रूप से कब राष्ट्रगान अपनाया गया? अर्थात जो जन गण मन है आधिकारिक रूप से उसको राष्ट्रगान कब अपनाया गया? कब हमने स्वीकारा ये जो जन गण मन है ये हमारे देश का राष्ट्रगान होगा? तो ये हमने स्वीकारा 24 जनवरी 1950 को। जैसे कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और जो 26 नवंबर 1949 है, तो 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था बताइए? इस दिन हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में हमसे कहा कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बताइए भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखो सिलिकॉन वैली कहते किसे हैं पहले ये समझना है। देखो ये जो सिलिकॉन वैली है, ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया एक देश है, उसका एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। एक सेकेंड गाइस, कैलिफोर्निया एक देश है और उस देश का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। तो इस सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस सिटी है। तो उसी तरह से हमारे भारत देश में जो बेंगलोर है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस सिटी है। हालांकि हैदराबाद भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, पुणे भी और गुरुग्राम भी। लेकिन ये जो सिलिकॉन वैली का जो टैग मिला है हमारे देश में वो बेंगलुरु को मिला है। और ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया देश है उसमें सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अग्रणी है, बहुत ही अग्रणी है, पूरी दुनिया में है। तो उसी तरह से हमारे भारत में जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हालांकि जो अन्य ऑप्शन है वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम। लेकिन जो टैग मिला हुआ है वो बेंगलुरु को मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। और प्रश्न नंबर 30 मैथ का है। देखो आपसे पूछा गया है कि ये बताइए 106 की पावर 729 में इकाई का अंक क्या होगा? फ्रेंड्स इसके मैं ऑप्शन लिखना शायद भूल चुका हूं, या मैंने लिखे, हाँ बिल्कुल लिखे, ये रहे। सवाल में हमसे पूछा है कि 106 की पावर 729, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं 106 और इसकी पावर है 729। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आप तुरंत आंख बंद करके लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर इकाई का अंक 6 हो और इस इकाई के अंक पे अगर 6 है, उसकी चाहे पावर कितनी हो, कितनी भी हो, कितनी बड़ी पावर हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। क्योंकि आप 6 की पावर 1 करोगे तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 6 आएगा। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं हम। इकाई का जो अंक होगा वो 6 ही होगा। 6 की पावर 3 करोगे तो भी 6 होगा, 6 की पावर 4 करोगे तो भी 6 होगा। आप 6 की पावर कुछ भी करो, इकाई का अंक 6 ही होगा। और 6 की ही बात नहीं, यही कंडीशन 5 के ऊपर भी है।
अगर 5 की पावर हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी 5 की पावर हम करेंगे एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई जेड, 5 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो उसका भी इकाई-कांक हमेशा 5 ही होगा। तो ये 2 संख्याएँ हमारे पास ऐसी है, एक तो 5 और एक 6। इनका इकाई-कांक चाहे कुछ भी हो, सॉरी इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, तो इनका इकाई-कांक हमेशा 5 और 6 ही होगा। 5 की पावर चाहे कितनी हो जाए, इकाई-कांक हमेशा 5 ही होगा और 6 की पावर हमेशा कितनी हो जाए, इकाई-कांक हमेशा 6 ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी क्लास नहीं की हो मैथ की, तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से समझा है इकाई-कांक ज्ञात करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल को लाभान्वित हो सके चैनल से। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ अगले टेस्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।